नमस्कार। उन्नाव की एक बड़ी लॉबी सोशल मीडिया पर लगातार ये कह रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष है। पोस्ट, वीडियो, व्हाट्सएप फॉरवर्ड और भावनात्मक अपीलों के जरिए एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि यह पूरा मामला एक निजी विवाद से शुरू हुआ, जिसे साजिशन बलात्कार के आरोप में बदल दिया गया। कहा जा रहा है कि अगर सच जानना है तो उस लड़की का नार्को टेस्ट क्यों नहीं करा दिया जाता, सब कुछ साफ हो जाएगा। यह मांग जितनी तेज है उतनी ही अधूरी भी है, क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था नार्को टेस्ट को ना तो सबूत मानती है और ना ही इसे किसी आरोपी या पीड़िता पर जबरदस्ती थोपा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से परीक्षण कराता है तो भी उसके बयान को सीधे तौर पर दोष सिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उस जानकारी से मिले सुरागों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी दौरान कुलदीप सेंगर की बेटी भी मीडिया में आती है। उन्होंने कहा कि हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। जिस दिन की घटना, जिस समय की घटना, उस समय हमारे पिता घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। उसके साक्ष्य भी हैं, वे प्रस्तुत कर रही हैं। उनका कहना है कि खुद को पीड़िता कहने वाली युवती ने 3 बार बयान अपना बदला है, जो संदेह बढ़ाता है। उनका कहना है कि घटनाक्रम कुछ और था, लेकिन उसे मोड़ दूसरी तरफ दिया गया। वे कहती हैं, मेरी बातें सुन ली जाएं और तथ्यों को सबूत के रूप में शामिल कर लिया जाए, और अगर हमारे पिता दोषी हैं तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन यह कहानी सिर्फ सोशल मीडिया के दावों या आरोपी के परिवार के दावों की नहीं है। ये कहानी लगातार चली आ रही अदालतों, कानून की धाराओं, जांच की फाइलों, सत्ता के प्रभाव, पीड़िता के संघर्ष, उसके पिता की मौत, सड़क दुर्घटना, ट्रांसफर हुए मुकदमे और उन जजमेंट्स की है जिनमें हर शब्द तौला गया। यह कहानी भावनाओं से नहीं बल्कि उन तथ्यों से बनती है जिन्हें अदालत ने स्वीकार किया। आइए जानते हैं एक बार पूरा मामला क्या है। साल 2017 उत्तर प्रदेश का उन्नाव, एक नाबालिग लड़की का आरोप कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। आरोप जिस पर लगा वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि सत्तारूढ़ दल का प्रभावशाली विधायक कुलदीप सिंह सेंगर था। शुरुआती दौर में मामला स्थानीय पुलिस के पास जाता है, लेकिन जांच की रफ्तार और दिशा दोनों पर सवाल उठने लगते हैं। लड़की और उसका परिवार दर दर भटकता है। आरोप है कि शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, उल्टे दबाव बनाया गया। मामला तब राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया जब 2018 में पीड़िता ने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। ये दृश्य, ये तस्वीरें, ये खबरें देश के जमीर को झकझोर देती है, और इसके बाद गिरफ्तारी होती है, सीबीआई जांच शुरू होती है और मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाता है। अदालत मानती है कि स्थानीय स्तर पर निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। इसी बीच पीड़िता के पिता की मौत हो जाती है। अदालत बाद में मानती है कि यह गैर इरादतन हत्या है और इस मामले में भी कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराया जाता है। यह तथ्य अपने आप में उस डर को पुष्ट करता है जिसे पीड़िता और उसके परिवार ने बार बार जाहिर किया है कि ताकतवर आरोपी के सामने उनकी जान और सुरक्षा लगातार खतरे में है। 2019 में दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ऐतिहासिक फैसला सुनाती है। कुलदीप सिंह सेंगर को आईपीसी की धारा 376 2B और 500 एक्ट की धारा 5C के तहत दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अदालत मानती है कि पीड़िता नाबालिग थी और आरोपी एक लोक सेवक था, इसलिए सजा और भी कठोर होगी। यहीं से कहानी का दूसरा और ज्यादा जटिल कानूनी अध्याय शुरू होता है। सवाल उठता है कि क्या विधायक को आईपीसी और 500 कानून के तहत लोक सेवक माना जा सकता है? ट्रायल कोर्ट ने कहा हां। उसने 1997 के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले का हवाला दिया जिसमें प्रोविजन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत विधायक को लोक सेवक माना गया था। लेकिन बचाव पक्ष दिल्ली हाईकोर्ट में दलील देता है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि आईपीसी के तहत विधायक लोक सेवक नहीं होते। हाईकोर्ट इस तर्क से सहमत दिखता है और कहता है कि 500 कानून में लोक सेवक की परिभाषा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से नहीं ली जा सकती। हालांकि कोर्ट यह भी साफ करता है कि ये केवल प्रथम दृष्टया टिप्पणी है, अंतिम फैसला अपील के निपटारे के समय होगा। और इसी आधार पर दिसंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे देती है, और यह फैसला आते ही देश भर में फिर से उबाल आ जाता है।
महिला अधिकार संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों का कहना होता है कि न्याय के साथ मजाक है। सर्वाइवर और उसका परिवार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करता है, लेकिन यहां से तस्वीर पूरी तरह से एक तरफा नहीं है। हाई कोर्ट अपने आदेश में कहता है कि कोर्ट किसी व्यक्ति को केवल इस डर से जेल में नहीं रख सकता कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करेगी। कोर्ट यह भी ध्यान में रखता है कि कुलदीप सेंगर 7 साल से ज्यादा समय से जेल में है और पॉक्सो के तहत न्यूनतम सजा 7 साल है। साथ ही सुरक्षा को लेकर शर्तें लगाई जाती है कि पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर दूर रहना होगा, हर हफ्ते पुलिस के सामने हाजिरी देना होगा। फिर 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है और दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत आदेश को रद्द कर देता है। संदेश साफ है, मामले की गंभीरता, पीड़िता की सुरक्षा और समाज पर पड़ने वाला प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसी बीच कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखती है। ये दावा करती हैं कि पीड़िता मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए धमकी दे रही है और अगर उनके पिता को जमानत मिली तो वो आत्महत्या कर लेंगी। ऐश्वर्या को डर है कि अगर पीड़िता या उसके परिवार के साथ कुछ भी हुआ तो सारा दोष उनके पिता पर डाल दिया जाएगा और वो मीडिया ट्रायल और नैरेटिव बनाने का आरोप भी लगाती है। और यहां कहानी एक बार फिर दो ध्रुवों में पड़ जाती है। एक तरफ वो लड़की जिसने सत्ता के सामने खड़े होकर आरोप लगाया, जिसने अपने पिता को खोया, जिसने खुद पर हमले और हादसे झेले। दूसरी तरफ एक परिवार जो कहता है कि उनका जीवन मीडिया ट्रायल ने बर्बाद कर दिया, कि अदालत से राहत मिलते ही सड़कों पर विरोध शुरू हो जाता है। लेकिन इन दिनों ध्रुवों के बीच है कानून, जो भावनाओं से नहीं सबूतों से चलता है। अदालतें बार बार ये कहती हैं कि वे ना तो सोशल मीडिया की आवाज से फैसले करती है और ना ही भावनात्मक दबाव में। वे फाइलें देखती हैं, गवाहों के बयान देखती हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स, जांच एजेंसियों की चार्जशीट और कानून की व्याख्या देखती हैं। नार्को टेस्ट की मांग इसी टकराव का प्रतीक है। जनता के एक हिस्से को लगता है कि इससे सच बाहर आ जाएगा, जबकि कानून साफ कहता है कि यह ना तो अनिवार्य है और ना ही निर्णायक है। एक पत्रकार के सवाल पर पीड़िता कहती है कि क्या दूसरे मामलों में नार्को टेस्ट होता है? असल में न्याय व्यवस्था के दोहरे मानदंडों पर एक सीधा प्रश्न है। उन्नाव केस इसलिए भी सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रह जाता क्योंकि इसमें सत्ता, पुलिस, जांच एजेंसियां, मीडिया और अदालत सभी एक साथ कटघरे में खड़े नजर आते हैं। यह सवाल उठता है, अगर आरोपी प्रभावशाली ना होता तो क्या मामला इतना लंबा खिंचता? और अगर पीड़िता गरीब और असहाय ना होती तो क्या उसे खुद को जलाने की कोशिश करनी पड़ती? और यह भी, क्या यह हर बार आरोपी को जमानत मिलते ही उसे निर्दोष साबित करने की मुहिम शुरू हो जानी चाहिए? आज की तारीख में सच्चाई यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं, पिता की हत्या के मामले में सजा याफ्ता है और अपीलें लंबित है। यह भी सच्चाई है कि कुछ कानूनी सवाल जैसे लोक सेवक की परिभाषा अभी अंतिम रूप में तय नहीं हुई है। उन्नाव की कहानी किसी एक फैसले पर खत्म नहीं होती। यह उस भारत की कहानी है जहां न्याय अदालतों से चलता है, लेकिन उसकी गूंज सड़कों और सोशल मीडिया तक जाती है, जहां पीड़िता को भी इंसाफ चाहिए और आरोपी को भी निष्पक्ष सुनवाई, और जहां हर फैसला, चाहे वो किसी के पक्ष में हो या खिलाफ, एक नए विवाद को जन्म देता है। इस कहानी में नायक और खलनायक तय करना आसान है, लेकिन सच शायद उतना सरल नहीं है। सच फाइलों में है, फैसले में है और उन अपीलों में है जो अभी सुनी जानी बाकी है। जब तक आखिरी अदालत आखिरी शब्द नहीं कहती, तब तक उन्नाव की कहानी आरोप प्रत्यारोप, न्याय और नैरेटिव यूं ही चलती रहेगी। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।